बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लॉ विद महमूद अब्दुल्ला ख़ान। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि जायदाद की ख़रीद करते वक्त आप कोई ज़मीन ख़रीद रहे हैं, कोई मकान ख़रीद रहे हैं, कोई प्लाट या कोई दुकान या कोई घर, कुछ भी आप ख़रीद रहे हैं, तो आपके पास कौन सी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जो लाज़मन मौजूद होनी चाहिए और जिसकी वजह से आप किसी फ्रॉड से महफूज रह सकते हैं। लीजिए, मुख्तसर सी वीडियो है, इसे ज़रूर देखिएगा। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी भी जायदाद की ख़रीद करने से पहले अगर आप इसे मुलाहिज़ा फरमा लेंगे तो आपके साथ इंशाअल्लाह फ्रॉड नहीं हो सकेगा। तो सबसे अहम चीज़ जो इसमें है वो ये है कि जो ज़मीन या जो जायदाद हमें दिखाई जाती है, बदकिस्मती से अमूमन वो जायदाद वो नहीं होती जो तहरीर की जा रही है। हमें दिखाई जाने वाली जायदाद मुख्तलिफ है और जो जायदाद हमें डॉक्यूमेंट्स में दी जा रही है, जो बेची जा रही है, वो मुख्तलिफ है। तो सबसे कॉमन फ्रॉड जो होता है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो चालाक लोग करते हैं, फ्रॉडुलेंट लोग करते हैं, वो यही करते हैं कि जायदाद की जो डिस्क्रिप्शन है उसे गलत लिखवा देते हैं, असल जायदाद से मुख्तलिफ लिखवा देते हैं, जिसकी सज़ा ख़रीदार को बाकी ज़िंदगी अदालतों के चक्कर लगाकर बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो उसको हम कैसे शनाख्त कर सकते हैं कि जो जायदाद हमें दी जा रही है असल में ये जायदाद वो वही जायदाद है। तो उस हवाले से गुजारिश ये है कि जो प्रॉपर्टी हम खरीदने लगे हैं उस प्रॉपर्टी के बाबत आपने जमाबंदी निकलवानी है उस आदमी की मलकियत की, और उसमें उसका खाता, उसकी कतुनी, उसका नंबर खसरा, उसका हदूद अरबा, सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी। आप मालिक से उसकी रजिस्ट्री लें और उसकी रजिस्ट्री को लेने के बाद उन चीज़ों को आपस के अंदर कंपेयर कर लें। यानी जो रजिस्ट्री होगी उसके अंदर आप उसका खाता नंबर, उसकी कतूनी नंबर, उसका नंबर खसरा, ठीक है, और उसका हदूद अरबा, उसकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर देख सकते हैं और फिर इन चीज़ों को आप कंपेयर करेंगे जमाबंदी के साथ, जो जमाबंदी आपने पटवारी से ली हुई है। जब वो दोनों चीज़ें आपस में कंपेयर हो जाएंगी तो फिर आप किसी हद तक सेफ हो रहे हैं। अब इससे आगे चलते हैं, इसको मज़ीद हम इसकी शनाख्त के हवाले से हम क्या कर सकते हैं। इसकी शनाख्त के हवाले से हम मज़ीद उस इलाके में जाएंगे और वहाँ पर जो प्रॉपर्टी मौजूद है उसके मशरिक वाले, उसके मगरिब वाले, उसके शुमाल वाले और उसके जनूब वाले, उन लोगों से आप दरियाफ्त कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसकी मलकियत है। क्या उस प्रॉपर्टी के ऊपर और कोई क्लेमेंट तो नहीं है? क्या ये प्रॉपर्टी वाकई उसी आदमी की मलकियत है? तो जब आप इलाके में जाएंगे तो इलाके के लोग भी आपको ये बता सकते हैं। और इससे भी आगे अगर आप चलते हैं, भरपूर तरीके से, मुस्तनिद तरीके से आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि जो नंबर खसरा दिया गया है जमाबंदी के अंदर यानी फ़र्द मलकियत के अंदर, उस नंबर खसरा को आप एग्जैक्टली देखने के लिए आप पटवारी से उसकी मसावी ले सकते हैं। मसावी जो होती है वो एक इलाके का पूरा उसके अंदर एक नक्शा सा बना होता है। उस नक्शे में उस नंबर खसरा की बाबत वाज़े तौर पर शक्ल उसकी नज़र आ सकती है। वो नज़र आ सकता है कि ये नंबर खसरा इस जगह पर मौजूद है। अब जिस जगह पर आपको वो जायदाद दिखाई गई है जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं, वो जायदाद अगर उस नंबर खसरे के मुताबिक उसी जगह पर आ रही है, नक्शे के मुताबिक यानी मसावी के मुताबिक, तो फिर आप बेफिक्र हो सकते हैं कि ये नंबर खसरा यहाँ पर दुरुस्त है और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन यानी हदूद अरबा भी दुरुस्त है, इसकी लोकेशन भी दुरुस्त है और इसका खाता और कतूनी भी दुरुस्त है। तो पहली सबसे अहम चीज़ तो यही है और सबसे जो मेजर उनका जो तरीका है फ्रॉड करने का वो यही है कि वो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन को मुतनाज़े तरीके से लिखते हैं, मुबहम बना देते हैं और आपको जो रकबा दिखाया गया होता है वो रकबा वहाँ पर नहीं होता बल्कि वो कोई दीगर रकबा होता है जिसकी मालियत उस रकबे से बहुत ज़्यादा कम होती है। एक चीज़। अब दूसरी चीज़ इसमें आ गई कि जो आदमी आपको प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी का डायरेक्टली इस खुद मालिक होना चाहिए। अब इस मलकियत का सबूत आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं? तो मलकियत के सबूत के लिए आप सबसे पहले तो आप जो है पटवारी के पास जाकर आप जमाबंदी की नकल लेंगे, यानी प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, यानी सबूत मलकियत। ये बराए रिकॉर्ड
पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी भी जायदाद की नकल ले सकता है पटवारी के पास से या ADLR ऑफिस से, यानी कंप्यूटर रिकॉर्ड सेंटर से। तो वो बराए रिकॉर्ड आपको मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि ये आदमी अभी तक जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके अंदर ये इस प्रॉपर्टी का मालिक है, उससे आप देखेंगे। अब दूसरी चीज़ ये आ गई कि वो तो आपने देख लिया कि वो मालिक है, वहाँ से आपको पता लग गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आपके जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स बड़े चालाकी से ऐसे फ्रॉड करते हैं कि जिनका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो आपसे कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे ऊपर एतबार करें, असल मालिक को आपसे नहीं मिलाते या असल मालिक की जगह पर किसी दीगर आदमी को आपसे मिला देते हैं और असल मालिक को उस जगह का पता ही नहीं होता कि मेरी जगह की बाबत कोई इकरारनामा हो रहा है, और वो किसी दीगर आदमी को लाकर इकरारनामा करवा देते हैं और असल जगह होती ही नहीं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास किसी जगह का कोई इकरारनामा मौजूद होता है, यानी असल मालिक से उन्होंने इकरारनामा करवाया होता है। अब आपको असल मालिक से इकरारनामा करवाने के बजाय जो इकरारनामा इन्होंने यानी प्रॉपर्टी डीलर्स ने करवाया हुआ है उस मालिक से, उसकी बुनियाद पर आपको इकरारनामा करके दे रहे हैं। यकीन कर लीजिए कि उस इकरारनामे की कानून में कोई हैसियत नहीं है। आपने जब भी इकरारनामा करवाना है असल मालिक से करवाना है। असल मालिक के बगैर अगर कोई इकरारनामा होगा तो उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं है। इसके अलावा तीसरी चीज़ अक्सर ऐसा आ जाती है कि मालिक तो यानी आदमी असल मौजूद है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है। अब प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? प्रॉपर्टी या तो उसकी बहन के नाम पर है, या उसके भाई के नाम पर है, या उसके नाबालिग बच्चों के नाम पर है। नाबालिग बच्चे अपनी प्रॉपर्टी खुद फरोख्त कर सकते हैं अदालत से गार्डियन सर्टिफिकेट के बाद। उससे पहले कोई आदमी उनकी प्रॉपर्टी, उनका भाई, उनका चचा, उनका ताया, उनका कोई भी अजीज उनकी प्रॉपर्टी फरोख्त नहीं कर सकता। जब इकरारनामा होने लगता है तो वो कहते हैं यार इसमें कौन सी बात है, मेरे बच्चे हैं, मैं आपको इकरारनामा करके दे रहा हूँ, आप ले लें। हालांकि ऐसा नहीं होता। आप वो प्रॉपर्टी तब ही तहरीर करवाएं, तभी उसको बयाना दें जब वो आदमी उस प्रॉपर्टी की बाबत नाबालिगान की मलकियत का गार्डियन बन चुका हो। जब वो गार्डियन बन चुका होगा तो फिर वो कॉम्पिटेंट होगा, उसके पास इख्तियार होगा उस प्रॉपर्टी को फरोख्त करने का। और उस शक्ल में अगर आप लेते हैं तो आप महफूज हैं। अगर उसके बगैर लेते हैं तो याद रखिए आपका बयाना जो है उसका ज़ाया होने का पूरा चांस है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, यानी जो मालिक है जायदाद का उससे डायरेक्टली इकरारनामा करवाएं, और अगर वो मालिक नहीं है, उसके नाबालिगान बच्चों के नाम पर है, तब वो गार्डियन सर्टिफिकेट पहले ले और फिर उससे आप एग्रीमेंट करें। अब इससे चीज़ अगली जो है वो ये है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आप खरीदने जा रहे हैं किसी किस्म का कोई कानूनी बार तो नहीं है। मसलन इसके ऊपर अदालत से कोई श्योरिटी, कोई जमानत तो नहीं दी गई हुई, इसके ऊपर किसी बैंक से कोई कर्जा वगैरह तो नहीं लिया हुआ, या इसके ऊपर किसी नौयत का कोई स्टेटस को या किसी नौयत का कोई बार इसके ऊपर, जिससे हम इंग्लिश में एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपको लेना होगा। वो आप कहाँ से लेंगे? वो आप जाएंगे पटवारी के पास, पटवारी से ये बात कहेंगे कि एप्लीकेशन पहले तहसीलदार साहब से मार्क करवा के पटवारी के पास ले जाए, उससे कहें कि यार ये प्रॉपर्टी हम परचेज करना चाह रहे हैं, इसकी असल कैफियत हमें बता दें, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई बार तो नहीं है, कोई ये बैंक को मतलूब तो नहीं है ये प्रॉपर्टी, या इस पर कोई रहन तो नहीं है। तो इस शक्ल में जब आप वो ले लेंगे आपको इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो फिर आप वो अपने नाम पर उसको वो तहरीर करवा सकते हैं। अब इससे आगे जब चलते हैं, नेक्स्ट चीज जो है वो आपने मुतालबा करना है, और यकीन कीजिए आपका मुतालबा जायज़ होगा। आपने ज़मीन के मालिक से ये मुतालबा करना है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आपसे इकरारनामा कर रहा हूँ, आप इस ज़मीन का कब्ज़ा मुझे इकरारनामे के मौका पर ही दें। होगा कि जब वो आदमी आपको इस बाबत कब्ज़ा दे देगा तो फिर उसमें अगर इलाका में किसी भी दीगर आदमी को उस प्रॉपर्टी की बाबत कोई क्लेमेंट हुआ, किसी का कोई मुतालबा हुआ, कोई और आदमी आपको कह रहा हुआ कि ये ज़मीन उसकी है, वो इसका मालिक है, तो वो फिर मौका पर आ जाएगा, और मौका पर आने से आपको पता चल जाएगा कि इस ज़मीन पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। तो पोजेशन आप जो है उससे पहले ये तय कर लें कि पोजेशन आपने इकरारनामा के वक्त ही वसूल करना है। तो आप उससे ये तय कर लें कि इस ज़मीन का कब्ज़ा आपने इकरारनामा के वक्त ही हासिल करना है। और इससे आगे
आखिरी अहम तरीन पॉइंट जो है वो ये है कि आप उसे कहेंगे कि आपने जो रजिस्ट्री जो आपने इकरारनामा करवाना है वो रजिस्टर्ड इकरारनामा करवाना है, नॉन रजिस्टर्ड नहीं करवाना। असल जो कीमत है इकरारनामा की यानी कि 1200 का स्टैम्प पेपर उसके ऊपर लगता है रूटीन में, और जितनी मालियत का दरकार हो, जितने लाख का हो, उसके साथ कुछ इजाफा हो जाता है और वो स्टैम्प पेपर जो है 1200 से बढ़कर 1500 या 2000 तक का भी हो सकता है। जो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट से उसके मुताबिक उसको पूरा करें और कोशिश ये करें कि जब वो तहरीर में आए तो उसमें गवाहान जो हों वो आपके अपने हों, कम से कम 2 गवाहान आपके अपने हों, ताकि खुदा ना खास्ता कल को किसी वजह से वो आदमी रजिस्ट्री करवाने से इनकार करे तो फिर आपके अपने गवाहान आपकी दस्तावेज को साबित करने के लिए मौजूद हों। दोस्तों यकीन कीजिए कि अगर आप खसूसन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन और प्रूफ ऑफ ऑनरशिप इस हवाले से इन 2 पर खसूसन काम कर लेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से मेरी दीगर वीडियोस भी प्रॉपर्टी के हवाले से मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप देखना चाहें तो मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाइएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर लें और